एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमटी के क्वेश्चंस और ईएमटी में भी इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैं एक लेक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। होपफुली वो लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है पॉइंट चार्जेस प्लस 4q माइनस q प्लस 4q are capped on the x-axis at point x is equals to 0, x is equals to a, x is equals to 2a respectively. Then only minus q is in stable equilibrium. हमें कुल मिलाकर ये बताना है कि कौन सा चार्ज स्टेबल में है या फिर सभी चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो पहले मैं ये जो पॉइंट्स हैं इनको लोकेट कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं x बराबर 0, x बराबर a, तो इसको मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 0। ये जो लोकेशन है इसको मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल्स टू a, और ये वाली जो लोकेशन है इसको मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 2a। चार्जेस जो हमारे पास है, यहाँ पर चार्ज है 4q, यहाँ पर जो चार्ज है वो है माइनस q, और यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस 4q है। तो पहले मैं एक एक चार्ज के ऊपर बाकी दो चार्ज की वजह से क्या निकाल लेता हूँ, फोर्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और फिर उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं नाम देता हूँ 1, इसको मैं नाम देता हूँ 2, और इसको नाम देता हूँ मैं 3। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ F12, यानी कि जो ये 4q वाला चार्ज है इस पर माइनस q की वजह से फोर्स निकाल रहा हूँ। तो ये कितना आएगा k, फोर्स कितना, चार्ज कितना हो गया 4q, और एक हो गया कितना q। तो मैं वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर ले लेंगे, और डिस्टेंस दोनों के बीच में हो गई a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ लाएगा तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। तो ये F12 जो है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 4kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और डायरेक्शन हो गई ये। सिमिलरली F13 आप निकाल लो, तो F13 आप निकालोगे तो ये 4q और ये 4q, तो ये हो जाएगा 16kq स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो 4a स्क्वायर, और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो F13 जो है वो कितना आ गया, वो आ जाएगा 4kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये डायरेक्शन ये हो गई। तो आप देखोगे कि नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स एट x इज इक्वल्स टू 0, वो क्या हो जाएगा, वो F12 और प्लस F13। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। सिमिलरली हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे। सिमिलरली व्हेन वी फाइंड आउट द फोर्स, वी फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन माइनस q, ये वाला माइनस q है, और दूसरा वाला है प्लस q, एंड प्लस 4q, और ये कौन सा है, x इक्वल्स टू 2a वाला है। देन नेट फोर्स इज 0, और नेट फोर्स 0 है तो यहां से आपको ये लगेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। पर अगर आप किसी भी फोर्स को उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब कर दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो बट व्हेन we disturb any of charge from its position, then force will not be 0, then resultant force will not be 0, यानी कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएंगे, चार्ज अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस नहीं आएगा। और वापस नहीं आएगा इसका मतलब वो कौन सी इक्विलिब्रियम हो गई, अनस्टेबल। तो जितने भी चार्ज हैं यहाँ पर वो सारे के सारे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। हेंस ऑल चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जितने भी चार्ज हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कंडक्टर दिया है, कंडक्टर यहाँ पर कंडक्टर है ये, और ये जो कंडक्टर है इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। हैज़ अ चार्ज, इसका जो चार्ज है वो है 3.2, चार्ज जो है वो चार्ज इस पर है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये चार्ज है।
और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सीधा सा फॉर्मूला है व्हेन आर ग्रेटर देन आर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ के की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9 इंटू 10 पावर 9, और क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है 32 इंटू 10 पावर -7 आपको लेना है। आर की वैल्यू क्या लोगे, 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 225, और इसको कन्वर्ट कर लेना है आपको मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 10 पावर -4। यहाँ से इसको जब ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1.28 इंटू 10 पावर 5, 1.28 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम, जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। नेक्स्ट, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा सी कूलम पर मीटर और माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी कि ये कुछ ऐसे है। यहाँ पर जो चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज ये हो गया प्लस का, और यहाँ पर जो चार्ज हो गया वो ये माइनस का हो गया, ठीक है। यहाँ पर है प्लस लैम्डा और यहाँ पर है माइनस लैम्डा। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2r है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे यानी कि यहाँ पर r पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले तो ये वाले जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव होगी, तो इसको मैं लिख देता हूँ ई माइनस, और ई माइनस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, 2 पाई एप्सिलॉन आर। और इसी तरह से इस प्लस की वजह से होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अवे फ्रॉम द चार्ज ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा ई प्लस, तो ये ई प्लस की वैल्यू भी कितनी होगी, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, वो आ जाएगी ई प्लस, और ये हो जाएगा ई माइनस। तो यहाँ से जब आप ई नेट की वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर और प्लस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, लैम्डा ओवर पाई एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लैम्डा ओवर पाई एप्सिलॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ होलो मेटल स्फीयर, होलो मेटल स्फीयर है, ये है, इसकी जो रेडियस है वो है r, ये गिवन है। यूनिफॉर्मली चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। अब ये एक डिस्टेंस मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं a, और एक डिस्टेंस में ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ b। तो फॉर होलो स्फीयर है ना, तो फॉर होलो स्फीयर, फॉर होलो स्फीयर, होलो और कंडक्टिंग, मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ, होलो और कंडक्टिंग स्फीयर व्हेन r ग्रेटर देन r, यानी कि जब आप बाहर हैं तो E की जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जब आप बाहर हैं। और जब आप अंदर हैं यानी कि व्हेन r लेस देन r, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होता है वो इसके क्या होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो अब इसका आप जब ग्राफ बनाओगे तो ये हो गया E और ये हो गया R, तो यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और अगर मैं सरफेस के ऊपर बात करूं, एट सरफेस, तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, तो यहाँ से E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, अंदर क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें क्या दिखेगा, होलो मेटल स्फीयर है ये, होलो और एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बताया मैंने। जब मैं बात करता हूँ मेटल स्फीयर, तो यहाँ पर मेटल स्फीयर के लिए बात करेंगे, तो ये कंडक्टिंग के लिए। इसी तरह से अगर मेटल स्फीयर होता तो फॉर मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर, तो मेटल स्फीयर के लिए क्या होगा, ई इनसाइड, इनसाइड की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर की मतलब सर्किल के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो ई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो निकालेंगे रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होलो स्फीयर के लिए, ये वाला ग्राफ ये होलो स्फीयर के लिए है, और यहाँ पर बना देता हूँ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर या होलो मेटल स्फीयर, तो ये इसके लिए है। तो यहाँ पर बनेगा E और R के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये और ये इस तरह से बनेगा। तो जब R लेस देन R है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R के प्रोपोर्शनल है, बढ़ रहा है,
और जब आप बाहर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, और जब आप बाहर जाओगे तो वो हाइपरबोलिकली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब ये डेरिवेशंस हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertical upward direct electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to time of fall of proton. दोनों में कंपेरिजन करना है। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस केस में QE, क्योंकि नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स के बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स, और नेट फोर्स की वैल्यू ma के बराबर है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी QE अपॉन m। ठीक है, और सिंस s इक्वल्स टू होता है हाफ AT स्क्वायर। अब s की जगह यहाँ पर कितना ले लोगे, h, और हाफ a की जगह आप कितना सब्सटीट्यूट कर दोगे, QE अपॉन m और t स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनेगा, कितना बन जाएगा, 2HM अपॉन QE, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है जो टाइम है वो स्क्वायर रूट ऑफ m के प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब आप दोनों का मास, क्योंकि चार्ज तो दोनों का, बेसिक चार्ज तो दोनों का सेम होगा भाई, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों के लिए Q की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ क्या करोगे आप, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम ऑफ प्रोटॉन, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम ऑफ प्रोटॉन, ये इक्वल हो जाएगा किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का टाइम है वो प्रोटॉन के टाइम के कंपैरिजन में कम होगा ना। इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो प्रोटॉन के टाइम के कंपैरिजन में कम होगा। सिंपल गणित है, आप समझ सकते हो। नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा आ गई है और TE जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो सीधी सी बात है कि जो टाइम है इलेक्ट्रॉन का वो कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको कम टाइम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा तो स्मॉलर। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉलर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये इसका नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट, हाँ, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट, द एनर्जी जो है उसको हम लिखते हैं माइनस PE कॉस थीटा, या P डॉट E से भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस P डॉट E। तो इनिशियली जो एंगल है वो 0 डिग्री है क्योंकि पैरेलल है। तो इनिशियल माइनस PE, इसको आप लिखोगे कॉस 0, तो ये बनेगा माइनस PE। फिर आप बनाओगे फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी क्या बनेगा, PE और कॉस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0। अब आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन बराबर होगा डेल्टा U। तो वर्क डन या एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल 0 हो गया और इनिशियल कितना आया है, माइनस PE आया है। तो यहाँ पर माइनस PE आपने वैल्यू रख दी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आंसर आ गया हमारे पास PE, जो कि ऑप्शन हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P, डायपोल मोमेंट आएगा ये, डायपोल मोमेंट P is placed in electric field of intensity E. The dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field. Assuming that the potential energy of dipole is to be 0 when 90 degree, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। The torque and potential, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया है, इसकी भूमिका बनाई है, प्रीफेस बनाया है इसका, और एट लास्ट आपको लिखना क्या है, इसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला और जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P क्रॉस E। तो ये क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है PE साइन थीटा। फिर आपसे पूछी है एनर्जी, तो एनर्जी को आप किससे लिखते हो, माइनस P डॉट E, तो ये हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। तो ये इतने बड़े सवाल के अंदर जो लास्ट में लाइन लिखी है उसमें आपसे फॉर्मूला जाना है, और ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े सवाल को देख के छोड़ दो कि ये तो मेरे से नहीं होगा भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन आया है, अपने बस की नहीं है। तो लास्ट में फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो ये फॉर्मूला देख लो कौन से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, PE साइन थीटा और माइनस PE कॉस थीटा, तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आंसर आ गया पहला। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ all in meters in space is given by V equals to 4x square volt. The electric field at the point 102 in volt per meter. तो E equals to होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ V
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, और आई कैप आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो ई इक्वल्स टू, यहाँ माइनस और लगाना है, माइनस आई कैप डी अपॉन डी एक्स, और ये पोटेंशियल की वैल्यू रख दो यहाँ पर 4x²। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8x, तो -8x। अब x पॉइंट जो दिया है वो है दिया है 1, तो ये हो जाएगा आई कैप, तो ये हो जाएगा -8 आई कैप। -8 आई कैप का मतलब है कि नेगेटिव x डायरेक्शन में ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग, अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल लिखा हुआ है। तो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल का मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इसकी जो रेडियस है वो r है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 पर पूछ रहा है। तो r/2 मतलब यहाँ अंदर ही हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, 0 होता है। आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज 4 × 10⁻⁻8 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2 एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी, तो एनर्जी बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा E × V0। V0 का मतलब हो गया वोल्टेज, तो यहाँ E से E कैंसिल हो गया, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2V आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन डी, V इक्वल्स टू ED है ना, तो E इक्वल्स टू V0 अपॉन डी। तो V0 की वैल्यू कितनी हो गई, 2V हो गई, और D की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 × 10⁸। तो 4 × 10⁸ माइनस का है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 10 ये +8 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 10⁷। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 5 × 10⁷। नेक्स्ट, अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज +q। तो ये रिंग है, और इसके मैं पार्ट कर लेता हूँ, ये मैंने पार्ट कर लिए इसके, ठीक है साहब। ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया पॉइंट O, ये हो गया पॉइंट D, और ये हो गया पॉइंट कौन सा, B। अब बोला है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है। हमें बोला है कि यदि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ O रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट A के B, इस A के B, ये वाला जो सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ के लिख देता हूँ, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, K है, E है, E ये है। तो आपको बताना है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट ACDB, इसकी वजह से सेंटर पर चार्ज कितना आएगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो इसको करने के लिए यहाँ ध्यान से देखो, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। हाँ, तो यहाँ पर जितना चार्ज होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस चार्ज की वजह से, उसकी डायरेक्शन होगी ये, और इसी तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, ये वाला, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी ये। तो इस सेक्शन की वजह से और इस सेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। मैं इसको नाम देता हूँ 1, इसको देता हूँ 2, इसको देता हूँ 3, और इसको देता हूँ 4। तो E2 = E4 हो जाएगा, है ना, इन मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इन दोनों का तो हिसाब किताब हो गया। अब इसी तरह से ये वाला जो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो सीधी सी कहानी है, बचा ये ACDB में से, AC और DB ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो टुकड़ा कौन सा बचा है, CB वाला। तो CB वाला इसको बैलेंस करेगा, तो इसके लिए डायरेक्शन किधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी। तो जो ओवरऑल डायरेक्शन आएगी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग OK, इधर होगी अलोंग OK। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अलोंग OK, जो कि ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3 पॉइंट चार्जेस +Q, -Q एंड +Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट। ये पॉइंट दिए हैं, उन पर प्लेस कर देता हूं मैं। तो इसको मैं लिख देता हूं X, इसको मैं लिख देता हूं Y, और इसको मैं लिख देता हूं Z। तो पहला जो चार्ज है वो रखा है यहाँ पर, ये डिस्टेंस हो गई A, तो यहाँ पर +Q चार्ज रखा है, -Q चार्ज रखा है यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है +Q। तो हमें निकालना है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, डायपोल मोमेंट निकालने के लिए जब इतने सारे चार्ज हों, तो चार्ज और इनटू डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन, है ना। तो चार्ज को विद साइन लेना है, तो विद साइन
और डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन, तो विद साइन कन्वेंशन क्या आ गया a और ये y कैप, फिर प्लस ये वाला चार्ज जो है माइनस q, ये 0 पे बैठा है, और फिर तीसरा वाला चार्ज कौन सा है q और डिस्टेंस और फिर साइन के साथ, तो साइन कितना हो गया, ये हो गया x कैप। तो कुल मिलाकर जो डाइपोल मोमेंट बना वो बना q a y कैप और प्लस q a x कैप। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, q स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये बन गया √2 और q a। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, √2 q a, और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग हमारे पास डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।